मैं उपेंद्र कुमार यादव आज आप सभी लोगों का सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो 3, 4, 5 कक्षा का हिंदी व्याकरण, कक्षा 3, 4 व 5 के लिए ये हमारा हिंदी व्याकरण विषय है, जिसमें जो है आज हम बताने वाले हैं पाठ 2 हिंदी वर्णमाला, जिसका ये भाग 1 है। इसमें हम बताएंगे आपको हिंदी वर्णमाला। तो इस वीडियो में केवल इतना हो पाएगा कि केवल स्वर के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जो है एक कापी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको जो है लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अपनी कापी पर नोट्स बनाइए और इसको याद करिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम याद कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए, जहाँ कहीं दिक्कत कोई हो तो उसको अपनी किताब से भी चेक कर सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए वर्ण होते क्या हैं, वर्ण क्या होते हैं, जिसका नाम अक्षर कहते हैं। अक्षर ना, तो अक्षर का अर्थ होता है जो नष्ट ना हो। अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट ना हो। और ध्वनि की ये सबसे छोटी जो वर्ण होते हैं, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, वर्ण। तो आज हम हिंदी वर्णमाला में देखिए, तो हिंदी वर्णमाला अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो मतलब क्रमवार तरीके से, यानी किसी भाषा की जो वर्णमाला उसे ही कहेंगे जब उसके संकेत यानी लिपि के द्वारा दिए गए जो संकेत होते हैं, जो अक्षर होते हैं, अगर वो किस माला में दिए गए हों, क्रमवार दिए गए हों, क्रम से लिखे गए हों, तभी उन्हें हम क्या कहेंगे, तभी उसे हम वर्णमाला कहेंगे। अब ये नहीं है कि कहीं से कोई मतलब वर्णमाला एक निश्चित क्रम से लिखा होना चाहिए। अगर क्रम से नहीं लिखा है तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो ये हो गई आपकी परिभाषा वर्णमाला की। अब आता है वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो इनको आप लोग समझ लीजिए। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं स्वर और दूसरे आपके होते हैं व्यंजन, मतलब स्वर और व्यंजन। तो हम इसको समझेंगे वर्ण के प्रकार। एक तो हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। तो इसको देखिए, यहाँ पर स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो स्वर क्या हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए स्वर की परिभाषा। स्वर कितने, मतलब स्वर। यहाँ पर वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होते हैं और दूसरे व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र रूप से कैसे बोले जाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो स्वर होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण यानी व्यंजन की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ये वर्ण हैं। और ये स्वर की मतलब ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। देखिए लिखे भी हैं, आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। तो ये कितने हो गए आपके, ये जो है स्वर जो है तुम्हारे 11 हो गए। कितने हो गए, 11 स्वर तुम्हारे हैं ये। अब देखिए स्वर के भी कुछ प्रकार होते हैं। स्वर के भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर तो जिन्हें बोलने में कम समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिनको बोलने में, जिन्हें हम बोलते हैं तो कम समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या 4 होती है। देखिए लिखा हुआ अ इ उ ऋ, आ ई उ ऋ, मतलब देखो ये 4 वर्ण, इनको बोलने में हमें कम समय लगता है। और इसके बाद में क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। मतलब इनको बोलने, यानी जो ह्रस्व हैं उनको बोलने में कम समय लगता है और इसके बाद में आपका जो आता है
दीर्घ ह्रस्व स्वर, तो इनको बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। तो इनको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। मतलब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। कौन कौन से हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कौन कौन से हो गए आपके, ये देखो आपके 7 वर्ण हो जाते हैं। कौन से हैं ये, दीर्घ स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो आपका है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा आपका होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। एक तो आपका होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा आपका होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं। मतलब मूल दीर्घ स्वर, जो मतलब दीर्घ स्वर यानी जिन्हें बोलने के ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, लेकिन वो मूल हों, मूल रूप से वो हैं, तो वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ई, ऊ। मतलब कौन कौन से हो जाएंगे, ये 3 वर्ण जो आपके हैं ये मूल दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होते हैं, वैसे वर्ण, ऐसे वर्ण जो 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ऐसे वर्ण जो 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं उन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आपका देखिए ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है हमारे जो वर्ण हैं ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। जैसे हम बात करें ए की, किसकी, ए की, तो ये हमारा जो है अ या फिर प्लस ई अथवा ई के मेल से बना हुआ है। मतलब इन 2 अक्षरों के मेल से ये बना हुआ है। अब इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, ऐ है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बना हुआ है अ या फिर आ और इसमें जोड़ा गया है ए, है ना। देखो ए, बोल करके भी चेक कर सकते हो। जैसे आ ए ले लीजिए, ये क्या लिखा है, ये तो ऐ, वही तो है ऐ। तो ये देखो 2 स्वरों के मेल से बना है ऐ। इसी प्रकार ओ को आप देख सकते हो, ओ जो आपका है वो किससे मिलकर के बना है, ओ जो है आपका ये भी आ या फिर आ और इसको मिला दिया गया है ऊ अथवा ऊ से, ऐसे। और इसके बाद में औ, तो आ अथवा आ प्लस ओ तो हो जाएगा औ, है ना। तो इस प्रकार से आपका ए, ऐ, ओ, औ जो है क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। क्या है ये, संयुक्त दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं। और इसके अलावा आपका एक आता है प्लुप्त स्वर। कौन सा, प्लुप्त स्वर, जिनको बोलने में हमें, ये हमने इसमें नोट नहीं किया है, जिनको बोलने में हमें 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। आप पुराना कोई ग्रंथ, कोई किताब देखे होंगे जहाँ पर लिखा रहता है, जैसे आपको लिखा है, ये लिखा रहता है, तो इसको हम ये 3 जैसा बीच में बना रहेगा तो इसको कहें राम, है ना। या फिर ओम लिखा रहेगा तो ज़्यादा देर तक ओम, है ना, ऐसे। और ये सदैव दीर्घ स्वर के बाद में ही ये निशान लगता है, इसको हम प्लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसके समझ लीजिए। ये 2 और वर्ण होते हैं, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है अयोगवाह। क्या लिखा है, अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं, ना ही पूरी तरह से स्वर और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। मतलब ना तो ये पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, अन, और दूसरा आता है आपका आह। एक तो आता है अन और एक आता है आह। इसको हम अन को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अन को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और आह को हम विसर्ग कहते हैं। और जो अनुस्वार का उच्चारण होता है वो माँ के रूप में होता है, हाफ, आधे माँ के रूप में। और जो आपका विसर्ग होता है ये किसके रूप में होता है, विसर्ग जो होता है ये हा, इस रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे कि हम कोई शब्द लिखें, यहाँ पर आपको लिख करके दिखा रहे हैं। जैसे ये क्या लिखा है, ये अगर हम लिख देते हैं ऐसे यहाँ पर और फिर लिखते हैं ये, तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ लेंगे पंप। क्या पढ़ेंगे, पंप। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये माँ का उच्चारण करता है। कभी जैसे हम अलंकार को लिखते हैं अलंग, अलंग,
कार। तो ये अगर हम सही ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा कार। और अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा आलम प्लस कार। तो देखिए ये जब कभी टूटेगा तो ये माँ के रूप में आएगा, और जैसे न का जो उच्चारण हो रहा है, मतलब नासिक से हो रहा है, तो ये होता है जो इसकी लास्ट का अक्षर होता है उसके बाद का, मतलब अनुस्वार के बाद का जो वर्ण होता है, तो उस वर्ण का पंचमा वर्ण का उच्चारण होने मतलब अनुनासिक से निकलता है। मतलब का है तो का के बाद में जो लास्ट अक्षर होता है है ना, जैसे पंच हम ऐसे लिखते हैं ना, पंच। यहाँ पर तो पंच पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ना होगा अंग आ रहा है, ये ऐसे इस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग का जो उच्चारण होता है, जैसे हम कोई लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो जो है लिख दिए हम राम, और ऊपर जो है क्या अनुस्वार लगा दिए, तो इसे कहेंगे रामम। और अगर यहाँ पर हम विसर्ग लगा दें तो इसका उच्चारण हा के रूप में होगा, और इसे क्या कहेंगे हम? रामः। क्या कहेंगे? रामः, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 2 हिंदी वर्णमाला का ये भाग 1 है, जिसमें आपको स्वर और अयोगवाह के बारे में बताया गया। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं आगत वर्ण। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम आगत वर्ण कहते हैं। वो मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के वर्ड या फारसी के शब्द हैं जिनको बोलने के लिए हमको प्रयोग में लाना पड़ता है कि हम दूसरी भाषा से उनको उठा लाते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर लिखें तो डॉक्टर। अब एक चीज़ ये है डॉक्टर, टॉफी, तो ये सही नहीं है। तो इसके ऊपर अब ये डॉक्टर, तो हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको बोलने के लिए तो हम फारसी भाषा से या किसी अन्य भाषा से ले लेते हैं, तो ये लगा देते हैं ऊपर चांद निशान, या टॉफी के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम? आगत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत वर्ण। या जैसे हमको लिखना है मजदूर, ऐसे लिखा देखा होगा मजदूर, है ना। सॉरी, ये देखिए दूर, तो नीचे एक बिंदी लगी रहती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे आगत वर्ण हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताया जाएगा। आप इसको देखिए और उसको जो है नोट करिए, और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।